दे देते, पहन के आइए। ठीक, ओके। सो कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो है कि टॉपिक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्क असेसमेंट, है ना। पढ़े हुए हैं, है ना। आप नहीं पढ़े हैं, और कोई है जो नहीं पढ़े हैं? लगभग सभी लोग पढ़े हैं। ओके। सो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्क असेसमेंट, मतलब क्या प्रैक्टिस हमें करना है रिस्क असेसमेंट को, है ना। सिद्धांत किसका समझना है? रिस्क असेसमेंट का। किसका सिद्धांत समझना है? रिस्क असेसमेंट का। ठीक है, मीन्स इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि रिस्क असेसमेंट जो है इसका सिद्धांत क्या होता है और इसको कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है ना। और ये जो है रिस्क असेसमेंट, ये बेसिक जो है कि आपका एक जो है कि टॉपिक है, ठीक है, जो आप आई थिंक मॉड्यूल 1 में पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना रिस्क असेसमेंट सभी लोग। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई बात नहीं है, मुस्कुराइए नहीं, लास्ट क्लास में मैं खुद पढ़ाया था, है ना, बताया था रिस्क असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, इस चीज़ को हम लोग दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, सो रिस्क असेसमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग इससे जुड़ा हुआ जो बेसिक फैक्टर्स है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करें। सो पहला जो फैक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं हैजर्ड। क्या बोलते हैं जी? हैजर्ड। सो हैजर्ड क्या होता है? खतरा। हैजर्ड मीन्स खतरा। अभी हैजर्ड क्या होता है, मैंने ये नहीं पूछा कि हैजर्ड का, है ना, जो है कि मतलब क्या है। हैजर्ड क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको डिफाइन करना है। सो डिफाइन कीजिए। ओके, वेरी गुड। हैजर्ड जो है कुछ भी हो सकता है जो क्षमता रखता हो हमें नुकसान पहुंचाने का। देखिए उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, समझेंगे। कह रहा है हैजर्ड इज द पोटेंशियल ऑफ समथिंग टू कॉज हार्म, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है टू इंज्योर पीपल और टू डैमेज प्रॉपर्टी। मीन्स खतरा जो है, कह रहा है कि खतरा जो है यह क्षमता रखता है नुकसान पहुंचाने का। खतरा जो है वो क्षमता रखता है नुकसान पहुंचाने का। अब एग्जाम्पल के तौर पे दिया है जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या फिर संपत्ति का नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, मतलब खतरा कुछ भी हो सकता है जो क्षमता रखता हो नुकसान पहुंचाने का। अब नुकसान भी कैसा जी? तो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हैजर्ड क्लियर है। अब इसका जो है कि एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। जैसे जो है कि सपोज दैट, है ना, कहीं स्पाइलेज है, कहीं स्पाइलेज है। स्पाइलेज समझते हैं, है ना, जैसे पानी ओनी, है ना, इस तरीके का कोई भी तरल पदार्थ गिरा हुआ है ना जी। तो क्या है, वो जगह थोड़ा फिसलाऊ हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा। तो वो एक अवस्था है जो क्षमता रखता है आपको नुकसान पहुंचाने का। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैजार्ड, खतरा, है ना जी, बोलेंगे ना। सपोज दैट आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, है ना, ऊंचाई पे किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो खुला हुआ है चारों तरफ से, जहां से आप नीचा गिर सकते हैं। तो वो जगह क्या है आपके लिए? हैजर्ड है, खतरा है। ठीक है, वो जो ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे? हैजर्ड। क्या बोलेंगे जी? हैजर्ड। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कंडीशन है जो आपको जो क्षमता रखता है आपको नुकसान पहुंचाने का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हैजर्ड क्लियर हुआ। अब इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? कुछ भी, कुछ भी बोले तो, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ, जो क्षमता रखता हो नुकसान पहुंचाने का। ठीक है, ओके। रिस्क, नेक्स्ट फैक्टर है आपका रिस्क। कह रहा लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैजर्ड कॉजिंग डैमेज कपल्ड विद द सेवरिटी ऑफ इंजरी। कह रहा है रिस्क जो है, रिस्क जो है ये क्या है जी? लाइकलीहुड है। लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है? संभावना, है ना। इसको पॉसिबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, चांस, है ना जी, प्रोबेबिलिटी, है ना, ये सब का मतलब क्या है? संभावना। ठीक है, तो रिस्क में दो फैक्टर आता है, एक है लाइकलीहुड और दूसरा सेवरिटी। ठीक है, सो लाइकलीहुड का मतलब क्या है? कह रहा है लाइकलीहुड मीन्स संभावना। कैसा संभावना? हैजर्ड से हार्म पहुंचने का संभावना।
मीन्स हैजर्ड से नुकसान पहुंचने का संभावना, ठीक है, और हैजर्ड से मिलने वाला परिणाम, ठीक है, इन दोनों के योग्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जोखिम बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्क जो है यह संभावना और परिणाम का योग्य है, ठीक है। मीन्स संभावना, कैसा संभावना, हैजर्ड से नुकसान पहुंचने का संभावना, ठीक है, और हैजर्ड से मिलने वाला परिणाम, ठीक है, इनके योग्य को क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये संभावना और परिणाम हम लोग कहाँ देख रहे हैं, हैजर्ड में, ठीक है, कहाँ देख रहे हैं जी, हैजर्ड में। सो जरा सा इसको और समझेंगे अच्छे से। जैसे सपोज दैट, है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका आने जाने वाला रूट में, अभी यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है, अगर मान लीजिए ट्रेलिंग केबल है ना, कोई भी केबल है ना, जैसे ये केबल है। सो अभी ये केबल क्या हो गया, केबल को क्या बोलेंगे, ये केबल क्षमता रखता है नुकसान पहुंचाने का, रखता है ना। तो कोई भी ऐसा चीज जो क्षमता रखता हो नुकसान पहुंचाने का, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, हैजर्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, हैजर्ड। तो ट्रेलिंग केबल क्या हो गया आपके लिए, हैजर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है हैजर्ड। अब हमें क्या करना है, हैजर्ड के बाद दूसरा टर्म क्या पढ़े, रिस्क, रिस्क पढ़े ना जी। रिस्क में क्या समझे कि संभावना और परिणाम का योग्य होता है। रिस्क क्या होता है, संभावना और परिणाम का योग्य होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रेलिंग केबल में कितना संभावना है, ट्रेलिंग केबल में कितना संभावना है, ठीक है, कि उससे हमें हार्म पहुंच सकता है। और अगर हम इसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हार्म पहुंच सकता है, ठीक है, मतलब परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है, परिणाम क्या हो सकता है ना। तो संभावना और परिणाम, इनके योग्य को हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्क बोलेंगे, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, हैजर्ड और रिस्क क्लियर हुआ, सबको क्लियर है जी, आपको, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट, बट स्टॉप करेंगे। टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट को पढ़ने से पहले अभी हम लोग हैजर्ड समझे और रिस्क समझे। क्या क्या चीज समझ लिए, हैजर्ड एंड रिस्क, हैजर्ड एंड रिस्क। सो हैजर्ड समझ लिए हैं, रिस्क समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, क्या है जी, रिस्क असेसमेंट। क्या है जी, रिस्क असेसमेंट। सो हैजर्ड क्लियर है, रिस्क क्लियर है, अब समझेंगे रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। सो रिस्क असेसमेंट जो है यह एक प्रक्रिया होता है। क्या होता है जी, यह एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग सबसे पहले खतरा का पहचान करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले खतरा का पहचान करते हैं। हम लोग क्या पहचानते हैं कि हमारा वर्कप्लेस पे खतरा क्या है। सबसे पहला काम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि हमारा वर्कप्लेस पे हमारा एक्टिविटी के अंदर क्या क्या हैजर्ड है, ठीक है। पहले हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ये हम लोग इवेलुएट करते हैं कि ये जो हैजर्ड है इसमें रिस्क कितना है। मतलब यहाँ पे हम लोग लाइक्लीहुड और सेवरिटी को निकालते हैं ताकि ओवरऑल हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके। अब जो हमारा रिस्क हमें पता चलता है कि टोटल रिस्क हमारा कितना है, मीन्स लो है या मीडियम है या फिर हाई है, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल मेजर को लेते हैं। क्या लेते हैं, कंट्रोल मेजर को लेते हैं। क्या लेते हैं, कंट्रोल मेजर को लेते हैं, ठीक है। अब हैजर्ड को आइडेंटिफाई किए, रिस्क को इवेलुएट किए, उसके बेसिस पे कंट्रोल मेजर को लिए, इसी कंप्लीट प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रिस्क असेसमेंट कहते हैं। तो रिस्क असेसमेंट एक प्रक्रिया होता है जिसमें खतरा का पहचान किया जाता है, उस खतरे में जो जोखिम है उसका आंकलन किया जाता है, उसके हिसाब से कंट्रोल मेजर को लिया जाता है ताकि हम अपने कार्य को, ताकि हम अपने कार्यस्थल को सुरक्षित रख सके, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। सो अभी रिस्क असेसमेंट क्लियर हो गया ना जी, ओके। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्दर है टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट, मतलब रिस्क असेसमेंट कितना प्रकार का होता है, ठीक है। सो रिस्क असेसमेंट कितना प्रकार का होता है जी, 3 प्रकार का। पहला है आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, पहला क्या है जी, क्वांटिटेटिव।
अब ये जो रिस्क असेसमेंट का जो टाइप दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पहला टाइप क्या है जी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? नंबर। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है जी? नंबर। मीन्स ऐसा रिस्क असेसमेंट जो नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है, जो नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, है ना? क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ठीक है। क्लियर है ना? ओके। दूसरा है आपका क्वालिटेटिव। दूसरा क्या है जी? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बोले तो ऐसा रिस्क असेसमेंट जो हम रिस्क के क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है कि क्लैरिफाई करते हो, है ना? जैसे कि क्वालिटी क्या होता है जी? हाँ, वेरी गुड, हाई, लो, मीडियम, ठीक है, इसको हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। तो ऐसा रिस्क असेसमेंट जो रिस्क के क्वालिटी के बेसिस पे किया जाए उसको हम लोग क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट कहते हैं। जैसे कि लो, मीडियम, हाई, ठीक है, ये रिस्क का क्वालिटी हो गया। इस बेसिस पे जो असेसमेंट परफॉर्म करेंगे उसको क्वालिटेटिव असेसमेंट कहेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका जेनेरिक। थर्ड क्या है जी? जेनेरिक। जेनेरिक जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा असेसमेंट है जिसमें हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट का क्या करते हैं जी? सलाह लेते हैं, ठीक है। मतलब ये टेक्निकल एक्सपर्ट के इन्वॉल्वमेंट में क्या किया जाता है? इस असेसमेंट को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये तीन प्रकार का असेसमेंट होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फर्दर है आपका रेसिडिवल रिस्क। क्या है? रेसिडिवल रिस्क। रेसिडिवल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, है ना? रेसिडिवल का मतलब बचा हुआ, और रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम, ठीक है। तो बचा हुआ जोखिम मतलब कंट्रोल लेने के बाद जो बच जाए। अभी ऐसा नहीं कि हमने अपने साइड पे रिस्क असेसमेंट किया, हमारा साइड पे जो रिस्क आया अभी कोई मेजर नहीं लिया गया, फिर भी हम बोल रहे हैं बचा हुआ जोखिम है। सही है? नहीं है ना? ओके, हाँ, वेरी गुड। रेसिड्यूअल का मतलब होता है बचा हुआ। हम लोग जो है कि पढ़े हुए हैं पहले के टाइम में रेसिड्यूअल फूड पढ़ते थे। रेसिड्यूअल फूड, रेसिड्यूअल फूड का मतलब क्या होता है? बचा हुआ भोजन, ठीक है, बचा हुआ खाना, ठीक है। सो बचा हुआ खाना किसको बोलते हैं? घर में सारे सदस्य खा लिए, उसके बाद जो बच गया उसको बोलते हैं बचा हुआ खाना। ऐसा नहीं कि खाना बन गया बोले बचा हुआ है, ऐसा है? नहीं है। उसी तरीके से रेसिड्यूअल रिस्क में भी है। रिस्क बचा हुआ किसको बोलेंगे? कंट्रोल लेने के बाद। जैसे अभी हम लोग हैजर्ड आइडेंटिफाई किए थे, रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, जो टोटल रिस्क आया, है ना जी, उसको हम लोग बचा हुआ रिस्क बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना जी। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई कंट्रोल नहीं लिया है। अब अगर हम उसके लिए कंट्रोल ले लिए, उसके बाद जो शेष रिस्क रह गया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेसिड्यूअल रिस्क, बचा हुआ जोखिम, ठीक है, बचा हुआ जोखिम, ठीक है, हिंदी में जोखिम बोलते हैं, ठीक है। सो रेसिड्यूअल रिस्क का मतलब क्या होता है? बचा हुआ जोखिम। सो कह रहा है द लेवल ऑफ रिस्क रिमेनिंग आफ्टर कंट्रोल हैव बीन एडॉप्टेड, मतलब कंट्रोल मेजर को लेने के बाद जो रिस्क शेष रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल रिस्क, मतलब बचा हुआ जोखिम, है ना? क्या बोलते हैं? बचा हुआ जोखिम। ओके, सो फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। सो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, है ना जी। ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य। अब इसको कई जगह लिखा रहेगा पर्पस। क्या लिखा रहता है जी? पर्पस, ठीक है। मतलब पर्पस का मतलब ही क्या हो गया? उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य। कई जगह लिखा रहेगा रीजन, ठीक है। क्या लिखा रहेगा? रीजन। रीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, ठीक है जी। मतलब रिस्क असेसमेंट का कारण क्या, मतलब रिस्क असेसमेंट करने का कारण क्या है, ठीक है, रीजन ऑफ कैरिंग रिस्क असेसमेंट, ठीक है। सो सबका जवाब सिमिलर है, ठीक है। ये जो अभी जो भी चीजें लिखी हैं, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, रीजन, सबका अर्थार्थ अर्थ जो है कि सेम है, ठीक है। क्लियर है? सो समझेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क असेसमेंट करने का उद्देश्य क्या होता है, मीन्स हम लोग रिस्क असेसमेंट क्यों परफॉर्म करते हैं। सो समझेंगे। सो कह रहा है टू क्वांटिफाई एंड कैटेगराइज द रिस्क, मीन्स रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए। क्वांटिफाई किस में करेंगे? नंबर में, है ना जी। क्वांटिफाई किस में करते हैं? नंबर में। तो रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए या फिर रिस्क को कैटेगराइज करने के लिए, कैटेगराइज किस में करेंगे जी? क्वालिटी के बेसिस पे, जैसे कि लो, मीडियम, हाई।
सो रिस्क को क्वांटिफाई, या फिर क्वांटिफाई बोले तो नंबर में, ठीक है, रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, नंबर में। कैटेगराइज किस में करेंगे, क्वालिटी में, ठीक है। सो रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा करा प्रिवेंट और मिनिमाइज इंजरीज एंड इल हेल्थ, इंजरीज और इल हेल्थ को कम करने के लिए, ठीक है, इंजरीज और इल हेल्थ को कम करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पहले क्या किया था, हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, फिर हम लोग क्या किए, रिस्क आइडेंटिफाई किए, फिर इस रिस्क के हिसाब से कंट्रोल मेजर को लिए, है ना जी। सो कंट्रोल मेजर को क्यों लिए, ताकि हम इंजरीज और इल हेल्थ से बच सके, ठीक है जी। तो रिस्क असेसमेंट करने का यह एक उद्देश्य होता है, ठीक है। फर्दर कह रहा है टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, है ना। लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी, ठीक है। कानूनी मतलब हमारे जो है कि पार्टिकुलर जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ वो जो भी कंट्री है उस कंट्री का जो भी नेशनल लेजिस्लेशन है, जो भी राष्ट्रीय कानून है, ठीक है, उसके द्वारा क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने पार्टिकुलर कंपनी और फैक्ट्री को ऑपरेट करना है, ठीक है। सो अभी क्या है, रिस्क असेसमेंट जो है ये हर एक कंपनी और फैक्ट्री के लिए कानूनी आवश्यकता है, ठीक है। मीन्स अगर आप कोई भी फैक्ट्री और कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको उस फैक्ट्री और कंपनी के अंदर किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए आपको पहले रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। क्या है, ये लॉ बताता है, मतलब ये ऐसा एक्शन है जो मैंडेटरी है, क्या है जी, मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है, करना ही है, ठीक है। सो रिस्क असेसमेंट क्या है, यह एक कानूनी आवश्यकता है ना जी। तो कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी रिस्क असेसमेंट को किया जाता है, ठीक है। फर्दर करें, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड टू असिस्ट प्लानिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। कह रहा है रिस्क असेसमेंट करने से हमें क्या बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी एक्टिविटी को जब आप शुरू करते हैं तो उस एक्टिविटी को कैसा हम सेफली कंप्लीट करेंगे, उस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या स्टेप होगा, किस किस स्टेप में क्या क्या हैजर्ड हो सकता है, ठीक है। ये सारा चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट, है ना। रिस्क असेसमेंट से आपको बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे आप प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर्स को तैयार कर सकते हैं, प्रॉपर पॉलिसीज को तैयार कर सकते हैं, अपने एक्टिविटी को सेफली कंप्लीट करने के लिए आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत, ओके आगे बढ़ेंगे। फर्दर है आपका रिस्क एसोसर। रिस्क एसोसर किसको बोलते हैं जी, किसको बोलेंगे, जो रिस्क असेसमेंट करता है, ठीक है। सो जो रिस्क असेसमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्क एसोसर। क्या बोलते हैं जी, रिस्क एसोसर। सो रिस्क एसोसर कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट बोले तो एक्सपीरियंस एंड रिलेवेंट ट्रेनिंग इन रिस्क असेसमेंट, मतलब उसको अनुभव होना चाहिए और उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट कैसा परफॉर्म करना है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट को कैसे सेफली परफॉर्म करना है, इसके लिए उसको क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, और साथ साथ रिस्क असेसमेंट करने का उसको अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ओके। फर्दर है आपका टीम अप्रोच इज बेनिफिशियल। रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या है जी, हमें टीम का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर आप सिंगल एक पर्सन है ना रिस्क असेसमेंट करेंगे, है ना, अगर आप ऑब्जर्वेशन के लिए हैजर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए साइट पे जाते हैं, सो बहुत सारा ऐसा हैजर्ड होगा जिसको मे बी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि क्या है, आप हर पर्सन का परसेप्शन लेवल अलग अलग है, हर किसी का कॉम्पिटेंसी है ना जी अलग अलग है, ठीक है। सो मे बी हो सकता है कि बहुत सारा हैजर्ड है जो आपको साइट पे दिखे लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई ना कर सके, ठीक है। बट अगर आप ग्रुप में असेसमेंट करते हैं, है ना, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैजर्ड होंगे जो शायद आप आइडेंटिफाई ना करें, दूसरा पर्सन आइडेंटिफाई करे, है ना जी। सो इसके लिए हमें रिस्क असेसमेंट हमेशा क्या है जी, टीम में करना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा रिस्क असेसमेंट टीम होगा,
है ना, जब आप टीम की बात किए, अभी हम लोग बात किए कि टीम में करना चाहिए। सो टीम में कौन कौन से लोग होंगे? बिल्कुल, डिफरेंट ग्रुप के जो है कि लोग होंगे, है ना जी, जिनके पास डिफरेंट कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस होगा, है ना, डिफरेंट जो है कि पार्टिकुलर एक्टिविटी और जो है कि अपने पार्टिकुलर सेपरेट सेक्टर का, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि वर्कर को इन्वॉल्व करेंगे जो अपने टास्क से फैमिलियर है, मीन्स जिस जगह पे हम असेसमेंट करने जा रहे हैं, जिस एक्टिविटी का असेसमेंट करने जा रहे हैं, उस एक्टिविटी का जो वर्कर है उसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। देन हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो एचएससी पर्सनल है, ठीक है, जैसे कि आप हो गए, है ना, अभी आप लोग सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं, एचएससी पर्सनल बनेंगे, मीन्स सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, है ना, ये सब लोग क्या है, एचएससी जो है कि पर्सनल या एचएससी स्पेशलिस्ट, है ना, इनको बोला जाता है, ठीक है। सो इन ये इन्वॉल्व होंगे, है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए। देन टेक्निकल स्पेशलिस्ट होंगे जो टेक्निकल मशीन, जो भी जो है कि आपका मशीनरी रिलेटेड, है ना, जो भी चीज़ें हैं, है ना, टेक्निकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल स्पेशलिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा लाइन मैनेजर इन्वॉल्व होंगे, है ना, लाइन मैनेजर मीन्स साइट मैनेजर, ठीक है, साइट मैनेजर इन्वॉल्व होंगे जिनको पार्टिकुलर साइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, जिनको ऑथोरिटी रहता है ना जी, पार्टिकुलर साइट से रिलेटेड एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, है ना, मीन्स जो वर्करों के बिहाल्फ में कंपनी से बात करते हैं वो भी शामिल होंगे, ठीक है। ये सभी क्या है जी, डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं जिनके पास डिफरेंट कैपेबिलिटी है, ठीक है। सो ये सभी लोग मिलके एक साथ रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, सो फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड समझेंगे। सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट मीन्स कैसे हम अपने रिस्क असेसमेंट को सुटेबल और सफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। सो कैसे बना सकते हैं जी, उसके लिए हमें प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल हु आर अफेक्टेड बाई द रिस्क इज कंसीडर्ड, है ना, जितने भी लोग, है ना जी, रिस्क से प्रभावित हो सकते हैं उन सभी लोगों को जो है कि कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आमतौर पे आपके वर्क प्लेस पे कौन कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं? वर्कर हो सकते हैं, ठीक है जी, सुपरवाइजर हो सकते हैं, है ना, इंजीनियर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, ओके, विजिटर हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिलीवरी व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, जो पार्टिकुलर जो है कि चीज़ों को डिलीवर करने आती हैं, है ना, उनको हार्म पहुंच सकता है ना। नियर बाई पर्सन पब्लिक, ठीक है, नियर बाई जो पब्लिक मेंबर हैं उनको भी हार्म पहुंच सकता है ना। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के लोग हैं जिनको जो है कि आपके एक्टिविटी से हार्म पहुंच सकता है, उन सब को आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है ऑल सिग्निफिकेंट हैजर्ड वेयर एड्रेस्ड, जितने भी खतरे होंगे आपके कार्यस्थल पे उन सभी खतरों को भी आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। जितना भी हैजर्ड आपके साइट पे मौजूद रहेगा आपको सारे हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना रहेगा। देन द रिस्क कंट्रोल मेजर आर रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मेंटेनिंग द रेसिडुअल रिस्क एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। सो इसके साथ साथ कह रहा है जो भी जो है कि रेसिडुअल सॉरी जो भी हमने यहाँ हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया, फर्दर हमें क्या करना है, जो भी हमारा साइड पे रिस्क है उसके लिए हमें प्रॉपर कंट्रोल मेजर को लेना है। अब जो भी कंट्रोल मेजर हम लोग लेंगे, ये कंट्रोल मेजर कैसा होना चाहिए जी? कंट्रोल मेजर रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। सो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है जी? जिस लेवल का, लेवल ऑफ रिस्क, है ना जी, इक्वल टू लेवल ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लेवल ऑफ रिस्क इक्वल टू लेवल ऑफ कंट्रोल। मतलब जिस स्तर का जोखिम है, जिस लेवल का रिस्क है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल मेजर को लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। क्या बोलते हैं जी? रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। तो जो भी हम लोग रिस्क कंट्रोल मेजर लेंगे ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए।
साथ साथ जब आप कंट्रोल मेजर को ले लिए तो उसके बाद जो रिस्क बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल रिस्क। वेरी गुड, है ना, क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल रिस्क। सो रेसिड्यूअल रिस्क कह रहा है कि आपको प्रयास करना है कि रेसिड्यूअल रिस्क क्या हो जी? लो हो। क्या हो जी? लो हो। रेसिड्यूअल रिस्क को आपको लो करना है। क्या करना है? रेसिड्यूअल रिस्क को लो करना है। ठीक है, फर्दर करा है एम्प्लॉइज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉइज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव वेयर कंसल्टेड इन द प्रोसेस। जब भी आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे तो जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, और उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनके बिहाल्फ में कंपनी से बातचीत करते हैं, उनसे जो है कि बातचीत करना है। ठीक है, समझे, उनसे डिस्कस करना है। अभी क्या है, साइट पे बहुत सारा ऐसा इशू रहता है जिसको एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, समझे, बट वर्कर उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो कार्य के दौरान बहुत सारा ऐसा इशू रहता है जिसको वो रियलाइज करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, जो हम अपनी आंखों से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो महसूस करते हैं। ठीक है जी, और वो उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली, है ना, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना, जो हमें वर्कर से कंसल्टेशन से पता चलता है। ठीक है, इसलिए अगर हमें जो है कि अभी इफेक्टिव असेसमेंट करना है ना जी, सूटेबल असेसमेंट करना है, तो वर्कर से बातचीत भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, क्लियर है? ओके, फर्दर नेक्स्ट है आपका स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट। फर्दर क्या है जी? स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट, मतलब रिस्क असेसमेंट करने का, है ना जी, स्टेप क्या होता है। ठीक है, सो कितना स्टेप है? 5 स्टेप लिखा हुआ है। कितना स्टेप लिखा हुआ है? 5 स्टेप है। कितना है? 5। ओके, मीन्स रिस्क असेसमेंट का कितना स्टेप होता है? 5 स्टेप होता है। रिस्क असेसमेंट इज ए 5 स्टेप अप्रोच। इसको कहा जाता है कि रिस्क असेसमेंट क्या है जी? 5 स्टेप अप्रोच है। रिस्क असेसमेंट को 5 स्टेप अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है इसमें? आइडेंटिफाई द हैजर्ड। ठीक है, मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? खतरा का पहचान करते हैं। पढ़े थे ना अभी, है ना, पहले क्या करेंगे? खतरा का पहचान करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द हैजर्ड। ठीक है, दूसरा स्टेप है डिसाइड द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड हाउ दे विल बी हार्म्ड। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि ये डिसाइड कीजिए कि पार्टिकुलर आपके साइट पे जो भी हैजर्ड मौजूद है उससे किसको और कैसे नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, किसको नुकसान पहुंचेगा और कैसे नुकसान पहुंचेगा, ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है इवेलुएट द रिस्क एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर एंड सेलेक्ट एडिशनल कंट्रोल। मीन्स आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, आपने पीपल आइडेंटिफाई कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे इसको नुकसान पहुंचेगा, फिर फर्दर आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, फर्दर इवेलुएट कीजिए कि रिस्क कितना है। ठीक है, अब रिस्क इवेलुएट कैसे करेंगे हैजर्ड के अंदर का? पढ़े थे ना, लाइक्लीहुड और सेवरिटी। ठीक है, लाइक्लीहुड और सेवरिटी, है ना, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? रिस्क। तो रिस्क इवेल्युएशन करना है, और रिस्क इवेल्युएशन करने के साथ साथ आपको यह देखना है एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से लिया गया कंट्रोल। ठीक है जी, मीन्स आपके साइट पे पार्टिकुलर हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल मेजर पहले से लिया गया है ना जी, उसको आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। जब आप कंट्रोल मेजर को चेक करेंगे तो आपको यहां पे इवेलुएट करना है कि जो कंट्रोल लिया गया है उस कंट्रोल को लेने के बाद कितना रिस्क शेष रह गया। ठीक है जी, और जो शेष रिस्क है वो कैसा होना चाहिए? अभी पढ़े थे लास्ट क्लास में, लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? लो होना चाहिए। तो अगर लो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल कंट्रोल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? एडिशनल कंट्रोल, मतलब अलग से और भी कंट्रोल लेना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सके? जो बचा हुआ रिस्क है उसको कम कर सके, मतलब लो कर सके। क्या कर सके? लो कर सके। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप है। कोई दिक्कत इसमें? ओके, फोर्थ स्टेप है रिकॉर्ड द फाइंडिंग। फोर्थ स्टेप क्या है जी? रिकॉर्ड द फाइंडिंग। मीन्स
अभी तक आपने जो 3 स्टेप में एक्शंस प्ले किया, उन सभी एक्शंस को आपको क्या करना है ना, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जैसे आपने जो है कि क्या क्या एक्शन प्ले किया, समझेंगे क्या क्या एक्शन आपने प्ले किया 3 स्टेप में। आपने सबसे पहले हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया। आपने क्या किया, हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने पीपल को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, कि किसको नुकसान पहुंचेगा, कैसे नुकसान पहुंचेगा, है ना जी, ये आपने आइडेंटिफाई किया फर्दर। देन रिस्क इवेलुएट किया, किया ना जी आपने, रिस्क इवेलुएट किया। रिस्क इवेलुएट करने के बाद आपने एग्जिस्टिंग मेजर्स को चेक किया, किया। एग्जिस्टिंग मेजर्स को चेक करने के बाद आपने एडिशनल मेजर को लिया, लिया एडिशनल मेजर, आपने एडिशनल मेजर्स को लिया, लिया ना जी। ठीक है, तो ये सब क्या है जी, एक्शंस है ना, जो आपने अभी प्ले किया है। तो इन्हीं एक्शंस को आपको क्या करना है, इस चौथे स्टेप में रिकॉर्ड करना है। अब इन एक्शन के साथ साथ आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशंस होता है जो रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि आप ये असेसमेंट कौन सा एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, ये एक्टिविटी आपका वर्क प्लेस पे है ना जी, किधर जो है कि परफॉर्म किया जा रहा है, मीन्स लोकेशन क्या है। ठीक है जी, इस एक्टिविटी को कौन करा रहा है। ठीक है जी, कौन करा रहा है, मतलब ऑथोराइज कौन है इस एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, सो मीन्स सुपरवाइजर वगैरह जो भी रहते हैं उनका नाम मेंशन होता है। एक्चुअली इसके साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना होता है कि ये असेसमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है। मीन्स आप अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो आप मेंशन करेंगे अपना नाम। ठीक है, नेम ऑफ एसोसर, नेम ऑफ एसोसर, है ना जी। अब देखिए, अगर ये असेसमेंट आप टीम में कर रहे हैं तो पूरे टीम का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है जी। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो आपको क्या करना है, इस चौथे स्टेप में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड मतलब कि लिख के रिकॉर्ड करना, रिटेन है ना, डॉक्यूमेंटेड करना। डॉक्यूमेंट क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है, सो चौथे स्टेप में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ओके, पांचवा स्टेप हमारा है रिव्यू असेसमेंट। क्या है जी, रिव्यू असेसमेंट एंड रिवाइज इफ नेसेसरी। मीन्स हमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट को कर लिया। अब हमने जो आज असेसमेंट किया, जब हम लंबे समय तक इस कार्य को परफॉर्म करेंगे तो कार्य के प्रोसेस के हिसाब से साइट का कंडीशन क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे एबनॉर्मल जो है कि इश्यूज उत्पन्न हो जो हमारे असेसमेंट में इंक्लूड नहीं है ना जी, इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हमने उसको ऐड ऑन नहीं किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। मतलब अपने असेसमेंट में सुधार करना पड़ेगा ताकि हमारे द्वारा किया गया रिस्क असेसमेंट हमारे अभी करेंट है ना प्रोसेस के लिए भी क्या हो जी, सुटेबल हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सो पांचवा स्टेप होता है रिव्यू असेसमेंट एंड रिवाइज इफ नेसेसरी। मतलब अगर जरूरी है तो उसको रिव्यू और रिवाइज कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, क्लियर है 5 स्टेप? ओके, सो ये 5 स्टेप है जो अभी हम लोग अंडरस्टैंड किए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो 5 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक एक स्टेप को डीपली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये रिवीजन हम लोग फर्दर है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो रिवाइज किए समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? ओके।